हेलो एवरीवन। चलिए आज देखते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। इससे पहले देखेंगे कि अणुसूत्र और उसका निर्धारण। जैसा कि हमने पहले कल देखा है, मोल संकल्पना, ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ग्राम अणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं और किसी तत्व का हमने निकाल करके भी देखा था कैसे निकालना है। तो सेम वो प्रोसेस आप फॉलो कीजिए और उससे अन्य तत्वों के मूलानुपाती जो अणुसूत्र द्रव्यमान है वो निकाल करके देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आज का अणुसूत्र द्रव्यमान। अणुसूत्र द्रव्यमान, चलिए देखते हैं अणुसूत्र द्रव्यमान है क्या। तो देखते हैं अणुसूत्र द्रव्यमान में किसी यौगिक का जब प्रतिशत संगठन निकालते हैं, किसी अणु में जब किसी तत्व के अवयवी घटक का प्रतिशत संगठन निकालते हैं तो वो जो है विलयन के 100 भाग में से कितने में घुला हुआ है इसको हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उसका परिभाषा क्या हो जाएगा, भार अनुसार उस यौगिक के 100 भाग में उसके अवयवी तत्वों के कितने भाग उपस्थित हैं, ये कहलाता है उसका यौगिक का प्रतिशत संगठन। देखिए फिर से एक बार, भार अनुसार उस यौगिक के 100 भाग में उसके अवयवी तत्वों के कितने भाग उपस्थित हैं, ये कहलाता है आपका अणुसूत्र द्रव्यमान या यौगिक के प्रतिशत संगठन। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी अणु दे दिया है हमें, तो उसका प्रतिशत संगठन हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए एक सामान्य सा फार्मूला है, फार्मूला नोट कीजिए। तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान, तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान किसी भी तत्व का, जैसे किसी अणु में है तो उसका प्रतिशत द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालेंगे हम तत्व के परमाणुओं की संख्या, तत्व के परमाणुओं की संख्या बटे हो जाएगा तत्व के परमाणुओं का संख्या बटे पदार्थ का क्या हो जाएगा आपका सूत्र भार। पदार्थ का सूत्र भार, इसमें और आगे आएगा गुणा करके। तो पहले तो तत्व जो है उस अणु में कितना संख्या में है ये देखेंगे, उसके बाद तत्व का फिर परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार, और इतने टोटल को हम गुणा कर देंगे 100 से। क्यों, क्योंकि हमने शुरू में ही देखा है कि किसी अणु में किसी तत्व के कितने प्रतिशत भाग उसके 100 भाग में उपस्थित है, तो वो कहलाता है उसका तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान या प्रतिशत संगठन। अब यहाँ पर हम इसको एक शॉर्ट फार्मूला में भी ले सकते हैं, इसको लेंगे n इंटू AW अपॉन MW इंटू 100। तो यहाँ पर समझिए n तत्व के परमाणुओं की संख्या है, AW एटॉमिक वेट है, तत्व का परमाणु भार है, और जो नीचे है MW ये है तत्व का मॉलिक्यूलर, तत्व का नहीं किसी यौगिक का या किसी अणु का मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, क्योंकि उसके 100 भाग में ये उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं हम किसी एक तत्व का निकाल करके देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें दिया है प्रश्न, मान लीजिए MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन, प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन। तो हमें यहां पर कैसे निकालेंगे, पहले तो हम निकाल लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि पदार्थ का अणु भार। तो इसका अणु भार जब निकालेंगे, देखिए कल ही बताया गया था
मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट किसी अणु का, किसी यौगिक का कैसे निकाला जाता है, तो कैसे निकाला जाता है, तो वहां पर जितने भी तत्व होते हैं उनके द्रव्यमान को जोड़ करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर सेम यही फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और इसका द्रव्यमान होता है 24। तो ये हो गया 24 प्लस सल्फर का होता है 16 परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान होता है 32। तो ये हो गया 32 प्लस यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है 4 की संख्या में है, तो 4 की संख्या में है तो उसको 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा ऑक्सीजन का तो सबको मालूम ही है, परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान 16। तो इस प्रकार से हमें इसका एक निश्चित मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं 24, 32 और 64। तो इनको जब जोड़ते हैं तो इनका एक मान प्राप्त होता है 120, 120। तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट का अणु भार प्राप्त हो गया। अब हमें देखना है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट अणु या ये जो यौगिक है इसमें प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन कितना है, जिसको हम याद करेंगे तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान इज इक्वल टू n इंटू AW अपॉन MW इंटू 100। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया इसका 120 अणु भार। अब देखते हैं एक एक तत्व का। तो पहला हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का इसमें प्रतिशत संगठन निकालेंगे। तो देखिए मैग्नीशियम का प्रतिशत संगठन, मैग्नीशियम का प्रतिशत संगठन या प्रतिशत मात्रा भी कह सकते हैं इसको, मैग्नीशियम का प्रतिशत मात्रा, इस यौगिक में मैग्नीशियम का प्रतिशत मात्रा कितना है। तो देखते हैं फार्मूला अनुसार तत्व के परमाणुओं की संख्या हम देखते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम एक ही है तो इसको लेंगे 1 गुणा तत्व का परमाणु भार हमें यहाँ पर मिला हुआ है कितना है 24 अपॉन हमारा अणु भार कितना निकाला गया है कुल 120। इसको गुणा कर देंगे क्योंकि 100 भाग में निकाल रहे हैं इसलिए, तो 100। तो यहाँ पर जब इसको कटाएंगे 0 और ये 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और ये इस प्रकार से 10 दूनी 20। तो इस प्रकार से ये जो अणु है या यौगिक है मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम का प्रतिशत मात्रा कितना मिला हमें 20%। 100 भाग में 20% ये क्या है मैग्नीशियम है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट अन्य तत्व का कैसे निकालना है। फार्मूला याद रखिए, फार्मूला से ही सभी का बनेगा। अब देखिए MgSO4, इसमें से हमने मैग्नीशियम का निकाल लिया। अब हमें निकालना है सल्फर का प्रतिशत मात्रा। अब सल्फर का प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, तो देखिए सूत्र में मान रखते चलते हैं तत्व के परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सल्फर भी एक ही है, तो प्रतिशत मात्रा 1 इंटू, अब ये हो जाएगा तत्व का परमाणु भार हमने निकाला हुआ है। सल्फर का होता है कितना होता है, परमाणु क्रमांक है 16 और द्रव्यमान है 32 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो वो है 120। याद रखिए फार्मूले के अनुसार मान को रखते जाना है, आसानी से हमारा उस तत्व का प्रतिशत मात्रा निकल आएगा। तो देखते हैं अब इसका कितना आता है इंटू 100, फिर ये और ये कट गया, इस प्रकार से इसको कटाते चलते हैं और 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 और ये हो जाएगा मान आ जाएगा आपका 10 अट्ठे 80 अपॉन 3। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आता है 26.67। तो हमें यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट में देखिए एक तो हमने मैग्नीशियम का निकाला था, दूसरा सल्फर का निकाला, कितना प्राप्त हुआ सूत्र में मान रख करके, तो 26.67। तो अब कौन सा बच गया तत्व इस अणु में, अब बच गया तत्व ऑक्सीजन। चलिए ऑक्सीजन का निकालते हैं। देखिए ऑक्सीजन का
प्रतिशत मात्रा। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, फार्मूले में फिर से मान रख देते हैं। अब ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर एक नहीं है, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन की संख्या 4 है, O4, तो 4 इंटू, अब यहाँ पर तत्व का परमाणु भार, तो हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16, इसका अणु भार 120 गुणा 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब कटाते हैं फिर से ये 0 और ये 0 कट गया, इसी प्रकार ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और इस प्रकार से ये मान आ जाएगा 16,160 अपॉन 3। जब इसको फिर से इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आ जाता है 53.35, 53.33। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी अणु के 100 भाग में उसके 100 भाग के अनुसार उसका प्रत्येक का जो प्रतिशत संगठन है वो अलग अलग हमें प्राप्त हुआ है। इन तीनों को जब आप आपस में जोड़ेंगे, ये दोनों हैं, एक तो सल्फर का, दूसरा ऑक्सीजन का, और मैग्नीशियम का हमने पहले से निकाला हुआ है, क्या है 20%। इन सब को जब आपस में जोड़ोगे तो ये आएगा 100%, ठीक। तो ये निकल गया प्रत्येक तत्व का प्रतिशत संगठन। तो इस प्रकार से अणुसूत्र द्रव्यमान में हमें तत्व का प्रतिशत संगठन कैसे निकालना है ये पता चल गया, ठीक है। तो फार्मूला एक बार फिर से देख लिए, याद रखिए, तत्व के परमाणु की संख्या गुणा तत्व का परमाणु भार बटे पदार्थ का सूत्र भार इंटू 100, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, ये जैसे इसमें देखें टॉपिक क्या है, अणुसूत्र द्रव्यमान। तो अणुसूत्र द्रव्यमान कल का निकालना देख चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट कल भी बताया गया था, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट के अनुसार प्रत्येक जो अणु है या प्रत्येक जो यौगिक है उसमें प्रत्येक तत्व का प्रतिशत द्रव्यमान कितना होता है ये हमने निकालना सीख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। हम यहाँ पर देखेंगे कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, अणुसूत्र क्या है, मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखते हैं, अणुसूत्र कैसे लिखते हैं, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, अणुसूत्र द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक शब्द जो दिख रहा है दोनों में कॉमन है सूत्र, और ये अणु में भी क्या है सूत्र। तो देखिए केमिस्ट्री में जो यौगिक होते हैं या दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं रासायनिक संयोग के नियम से, तो उनको जो है एक सूत्र के रूप में लिखा जाता है, तो वही वो क्या कहलाता है उसका सूत्र। तो सूत्र को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, लिख लीजिए सूत्र बराबर है प्रतीकों का वह समूह जो क्या है, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है, क्या कहलाता है सूत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फार्मूला। और हम देखते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं, और उन फार्मूला का जो अणु है वो अलग अलग और अणुओं से क्रिया करके अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाते हैं।
तो सबसे पहले जानना जरूरी था कि ये सूत्र क्या होता है। तो प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक अणु को दर्शाता है वो कहलाता है उसका सूत्र। जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल क्या देखते हैं दैनिक जीवन में जो हमेशा उपयोग होता है, जल। अब बेसिकली किसी बच्चे को पूछें जो 6th 8th क्लास या फिर उससे नीचे क्लास का है, तो उनको जो है मालूम नहीं होगा कि H2O क्या है, तो जल का सूत्र है। लेकिन हमें जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो प्रत्येक चीज का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार नमक है तो नमक का सूत्र है NaCl। उसी प्रकार कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है CaSO4। तो ये सब क्या है, एक सूत्र है। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें इसको सूत्रों को अलग अलग भाग में वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में देखते हैं। ये तो पता चल गया आपको सूत्र। अब सूत्र के बाद देखना है कि सूत्रों को अलग अलग जो भाग हैं या अलग अलग उनमें डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो सूत्र को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सूत्रों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला आता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपिरिकल फार्मूला। तो समझिए मूलानुपाती सूत्र नाम से ही स्पष्ट है, मूल अनुपात अर्थात मूलानुपाती सूत्र। तो यहां पर समझते हैं कि मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो मूलानुपाती सूत्र किसे कहेंगे, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरल अनुपात दर्शाता है। लिखते हैं किसी यौगिक का वह किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों का सरल अनुपात दर्शाता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, अब एग्जांपल में देखते हैं कि ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6। तो क्या ये मूलानुपाती सूत्र है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है, किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के सरल अनुपात को दर्शाता है। तो सरल अनुपात कैसे निकलेगा, इसका जो मूलानुपाती सूत्र बनेगा CH2O। ठीक है, तो यहां पर सरल अनुपात कैसे है, देखिए 1:2:1। जब इसको एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं, जिसको हम n लेते हैं, इसको मान लीजिए ऐसे करके ब्रैकेट में n से गुणा करते हैं, n को निकालना पड़ता है, तो फिर वहां पर हमें मूलानुपाती सूत्र से ये अणु सूत्र का प्राप्ति हो जाता है। तो समझ गए, ये है मूलानुपाती सूत्र। अब यहां पर देखते हैं मूलानुपाती सूत्र, इसी प्रकार देखते हैं मूलानुपाती सूत्र में, ये तो हो गया आपका ग्लूकोज का। इसी प्रकार जैसे देखते हैं दूसरा एग्जांपल H2O2। अब ये भी क्या है, मूलानुपाती सूत्र में नहीं है, तो मूलानुपाती सूत्र में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका सरल अनुपात HO। तो यहां पर सरल अनुपात क्या है, 1:1। तो ये है मूलानुपाती सूत्र। दूसरा आपका आता है, चलिए देखते हैं, परिभाषा को वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। पहला देख लिया मूलानुपाती सूत्र। दूसरा आता है संरचना सूत्र। अब संरचना सूत्र क्या है,
तो संरचना सूत्र को हम एक प्रकार से संपूर्ण सूत्र मान सकते हैं, जो खुला सूत्र, ओपन जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है संरचना सूत्र। तो किसी यौगिक का वह रासायनिक सूत्र जो उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाता है। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के संरचना, तत्वों के क्या बोल सकते हैं उसको, संरचना या संरचना लिखना लिख करके तत्वों के व्यवस्था, तत्वों के व्यवस्था को दर्शाता है, यह कहलाता है संरचना सूत्र। अभी हमने पिछला एग्जाम्पल देखा H2O2, तो क्या ये H2O2 संरचना सूत्र में है? नहीं। क्यों? ये है अणु सूत्र में। इसका हमने मूलानुपाती सूत्र क्या निकाला? HO निकाला। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका संरचना सूत्र क्या होगा। तो संरचना सूत्र क्या होगा? HOOH। ये जो है प्रत्येक तत्व का कहाँ संरचना है, कैसा है, इस प्रकार की संरचना को जब बताता है तो ये कहलाता है संरचना सूत्र। इसी प्रकार जैसे हम और एग्जांपल लेते हैं मेथेन। अब मेथेन को, ये तो इसका हो गया अणु सूत्र। अब अणु सूत्र के अनुसार इसमें संरचना सूत्र में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन से 4 हाइड्रोजन सटे हुए हैं, तो H H H चारों इसके संयोजकता को कंप्लीट करते हैं कार्बन के, और इस प्रकार से ये CH4 बनता है। हालांकि जब देखते हैं कि ये CH4 तो वास्तविक संरचना नहीं होता, 3D स्ट्रक्चर में जब इसको देखते हैं तो इसका स्ट्रक्चर पेपर प्लेन में कुछ अलग ही बनता है, लेकिन इसको समझाने के लिए सामान्य तरीके से इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संरचना सूत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब कौन सा बच गया, तो लास्ट अणु सूत्र। हमने देख लिया मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र, उसके बाद बच जाता है अणु सूत्र। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र में क्या कहा गया था कि वह सूत्र जो यौगिकों में उपस्थित तत्वों के मूल अनुपात यानी कि सरल अनुपात को दर्शाता है। तो जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। तो अणु सूत्र क्या होगा, वह रासायनिक सूत्र जो यौगिकों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के वास्तविक अनुपात या वास्तविक संख्या को दर्शाता है। तो क्या कहेंगे इसको, वह सूत्र जो किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के वास्तविक संख्या को दर्शाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल अणु सूत्र का, पहले भी देखे हैं। ग्लूकोज का जब हमने मूलानुपाती सूत्र निकाला था CH2O निकाला था, तो यहाँ पर ये सरल अनुपात में है 1:2:1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अणु सूत्र क्या होता है, C6H12O6। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर देखिए अणु सूत्र में कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है। इसी प्रकार और एग्जांपल अगर लेते हैं तो Ht कम ले लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है। खैर कार्बन यहाँ पर 1 और 2 है, हाइड्रोजन 3 1 4 है। तो यहाँ पर ये इसका क्या हो जाएगा, अणु सूत्र। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं शक्कर का, C12H22O11, जो उसके वास्तविक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या को
दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया मूलानुपाती सूत्र, संरचना सूत्र और अणु सूत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसका आगे। अब मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में एक संबंध है, वो क्या संबंध है? मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र में संबंध, तो क्या है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध? तो संबंध है अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का घात n, या तो फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अगर इस प्रकार नहीं लिखना चाहते हैं तो गुणा n। तो ये है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध। यहां पर n क्या है? n जो है 1, 2, 3, 4 सरल अनुपात है। ये n क्या है? सरल अनुपात है। अब इसको देखिए, इस फार्मूला को क्या करेंगे, अब n का मान अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा पक्षांतरित कर देते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। तो या तो हमें n का मान दिया रहे तो, और अगर n का मान नहीं दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, इस अणु सूत्र n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र, या मूलानुपाती सूत्र इसको भार। ठीक है, तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में संबंध। देखिए समझिए कैसे समझ सकते हैं। हमने एक एग्जांपल दिया है C6H12O6, ये है अणु सूत्र, और इसका मूलानुपाती सूत्र हमने क्या निकाला है? CH2O। तो यहां पर CH2O में हम मूलानुपाती सूत्र, ये जो हमें प्राप्त हुआ है CH2 का मूलानुपाती सूत्र, उसके सहायता से हम अणु सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या करेंगे, CH2 का मूलानुपाती सूत्र गुणा n। इसको मूलानुपाती सूत्र ये है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं इनटू n। जब इस प्रकार से करेंगे तो n हमें कोई ना कोई एक संख्या रहेगा, 1, 2, 3, 4, और वो संख्या हमें कहां से निकलेगा? n इज इक्वल टू अणु सूत्र गुणा ये भाग मूलानुपाती सूत्र भार। देखिए इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसका अणु सूत्र भार क्या होगा। इसका अणु सूत्र नहीं, पहले देख लेते हैं मूलानुपाती सूत्र भार क्या होगा। तो मूलानुपाती सूत्र भार देखिए CH2O का पहले भी निकालना बताया गया है। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का है 16। तो इस प्रकार से इसका मूलानुपाती सूत्र निकल जाता है, क्या निकलेगा? 30.026, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है अगर एक फिक्स मान ले तो 1 होता है, नहीं तो हाइड्रोजन का जो है क्या होता है 1.008। चलो इसको वैसे ही ले लेते हैं, 12 प्लस 1.008 इंटू 2 प्लस 16। तो जब ये मूलानुपाती सूत्र भार निकालते हैं तो मूलानुपाती सूत्र भार क्या निकलेगा? 30.026। 30.026। अब यहाँ पर देखिए मूलानुपाती सूत्र निकल गया और हमें n का मान हमें निकालना है। तो अब हम इसका अणु सूत्र भार भी देख लेते हैं। तो अणु सूत्र भार क्या होगा? कार्बन 6 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 12। अब यहाँ पर भी इसको इसका एग्जैक्ट मान ले लेते हैं, 1.008 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन का है 6 गुणा 16।
तो इस प्रकार से इसका अणु सूत्र भार निकल जाता है 180। तो यहाँ पर ये हमें दो सूत्र प्राप्त हो गए, एक तो मूलानुपाती सूत्र भार और एक अणु सूत्र भार, जिसको पहले ही निकालना बताया गया है। पहले इससे देखे हैं मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, ग्राम, और इसे ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालना बताया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको n बराबर क्या है, अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया ये वाला जो मान है, ये क्या है, ये है मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती, और ये है अणु सूत्र भार। उसकी कुछ नहीं करना है, n में मान को रख देना है, अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। तो चलिए रखते हैं मान, अणु सूत्र 180 बटे मूलानुपाती सूत्र 30, और ये कर गया 3 एकम 3, 3 छके 18, और इस प्रकार से हमें n का मान प्राप्त हो गया 6। तो इस n के मान को देखिए अब यहाँ पर रखते हैं, CH2O में n इज इक्वल टू 6। तो 6 से जब गुणा करेंगे तो इसका अणु सूत्र निकल आएगा, क्या निकलेगा, C6H12O6। तो इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में आपस में संबंध है, ठीक है। तो ये हो गया मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र को लिखते कैसे हैं। हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि मूलानुपाती सूत्र क्या है, अणु सूत्र क्या है, सूत्र क्या है। अब मूलानुपाती सूत्र को लिखने का पद है, कुछ स्टेप है, तो उसको कैसे लिखते हैं। तो देखिए पहले क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र लिखने के लिए उसका एक परमाणविक अनुपात निकालेंगे। पहला इसका स्टेप है, प्रत्येक तत्व का प्रतिशत मात्रा को उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग दे करके उसका क्या निकालेंगे, परमाणविक अनुपात। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप क्या दिया गया है। तो मूलानुपाती सूत्र लिखने का प्रत्येक पद क्या है, तो पहले उसका हमें क्या निकालना है, पहला पद में परमाणविक अनुपात। और परमाणविक अनुपात कैसे निकालेंगे, तो तत्व का प्रतिशत मात्रा, जो हमने पहले ही निकालना सीख चुका है, तत्व का प्रतिशत मात्रा बटे, अब क्या होगा, समान तत्व का परमाणु द्रव्यमान, या उसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान। इसको जब करेंगे तो इसका परमाणविक अनुपात निकल आता है। इसको ध्यान दीजिए, परमाणविक अनुपात। अब इसका दूसरा स्टेप क्या है, पहले तो ये करेंगे मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, तो दूसरा स्टेप में देखिए उसको क्या करेंगे, परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या का यहाँ पर मान ज्ञात करेंगे। तो आपेक्षिक संख्या का मान कैसे ज्ञात करना है, तो आपेक्षिक संख्या का मान हमें ज्ञात करना है तत्वों का जो प्रतिशत मात्रा और तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करके जो ज्ञात किए हैं वही उसका परमाणु का आपेक्षिक द्रव्यमान है, अर्थात उसका हमें ज्ञात नहीं करना पड़ेगा। तो वहां पर नेक्स्ट क्या करेंगे, आपेक्षिक संख्याओं को, जो यहाँ पर ये मान प्राप्त होगा परमाणविक अनुपात, तो कोई भी अगर अणु है तो कम से कम वो 2 या 3 तत्वों से मिलकर के बना होगा, ठीक है। तो प्रत्येक तत्व का हम परमाणविक अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक तत्व का उसमें प्रतिशत मात्रा जो हमने पहले फार्मूला लिखा है उसके जरिए निकाल लेंगे, और उसका जो परमाणु द्रव्यमान रटा रुटाया रहता है, कुछ का याद करना पड़ता है, उसके अनुसार हम निकाल लेंगे। और वो आपेक्षिक द्रव्यमान, तो मान लीजिए 2 या 3 तत्व हैं, उनका आपेक्षिक द्रव्यमान जो है अलग अलग आता है। तो उस अलग अलग जो द्रव्यमान आता है अपेक्षिक द्रव्यमान, उसमें सबसे छोटे द्रव्यमान को क्या करते हैं, अपेक्षिक द्रव्यमान कैसे निकाले हैं, तो तत्व का प्रतिशत मात्रा और परमाणु द्रव्यमान। उसके बाद क्या करना है, तो उसका जो अपेक्षिक द्रव्यमान है प्रत्येक तत्व का, उसको सबसे छोटे अपेक्षिक द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे। तत्वों के जो सबसे छोटी उसमें प्रतिशत द्रव्यमान निकाल लिए, तो उसमें क्या होगा, उसको डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे,
देखिए इसमें दूसरा स्टेप, अब अपेक्षित द्रव्यमान निकल गया तो परमाणुओं में अनुपात निकालना है। परमाणुओं में अनुपात, लेकिन कैसा अनुपात? एक सरल अनुपात, क्योंकि सरल अनुपात ही ज्ञात करने के लिए, वैसे तो पहले परमाणु अनुपात हम ज्ञात कर चुके हैं और परमाणु के अनुपात का मान जो है अलग अलग प्राप्त हुआ है, तो उसको सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वहां पर उसमें जो हमें तत्व का जो परमाणु अनुपात ज्ञात हुआ है, परमाणु अनुपात बटे क्या करेंगे, उसमें उसका सबसे छोटा क्या निकालेंगे, अपेक्षित अनुपात, सबसे छोटा अपेक्षित अनुपात, इस प्रकार से इसको निकाल लेंगे। मान लीजिए इसको एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं, कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 और मान लीजिए ये कार्बन किसी यौगिक में इसका जो प्रतिशत मात्रा है वो है 61, तो यहाँ पर इसका परमाणु का अनुपात कैसे निकलेगा, 61 बटे उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो वो है 12। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मान आ जाता है वो आएगा 5.08, 5.08। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का निकलेगा और देखेंगे कि जितने भी तत्व हैं उसमें सबसे छोटा ये मान किसका है। सबसे छोटे मान को हम उन बड़े बड़े मानों में इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे, तो फिर वहां पर ये क्या निकल आएगा, परमाणुओं का अनुपात, एक सरल अनुपात। ठीक है, इसको आगे गणित में देखेंगे, फिलहाल ये बेसिकली परिभाषा में नहीं समझ आ रहा होगा। और इस प्रकार से इसका हम क्या निकाल लेते हैं, एक सरल अनुपात, और उस सरल अनुपात को जब किसी मूलानुपाती सूत्र का जो अनुपात, यही है जो सरल अनुपात है, उसको प्रत्येक तत्व के सामने जब रखते जाते हैं तो वो उसका मूलानुपाती सूत्र या सरल अनुपात निकल आता है। अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अणु सूत्र लिखने का पद। तो अणु सूत्र लिखने का पद क्या है, हमने मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र का संबंध पहले ही देखा हुआ है। तो अणु सूत्र बराबर क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र का घात n या गुणा, घात नहीं है ये, इंटू होल n। ठीक है, तो ये अणु सूत्र हम इस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पर इनमें ये संबंध है, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र और बराबर इंटू n। क्या है, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए पहले ही बताया हूं, इंटू n। n क्या है, 1 2 3 4, ये कोई भी सरल गुणक अनुपात है। तो अब यहाँ पर ये हमें पता चल गया मूलानुपाती सूत्र कैसे लिखेंगे, अणु सूत्र कैसे लिखेंगे, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र जो है एक सरल गुणक में होता है और अणु सूत्र जो है उसके तत्वों की वास्तविक संख्या को बताता है। तो चलिए इसमें से लेते हैं एक गणित। हाँ, तो देखिए इसमें एक गणित है और वो गणित क्या है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61%, हाइड्रोजन 11.88% पाई गई है, और यदि यौगिक का वाष्प घनत्व हमें दिया गया है 59, तो उसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र हमें निकालना है। जो हमने पहले देखा है कि मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में क्या संबंध है, तो हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमें पहले देखते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है। तो देखिए कार्बन का प्रतिशत कितना दिया गया है हमें, 61%, 61%। उसी प्रकार हमें हाइड्रोजन का प्रतिशत दिया गया है 11.88%।
अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि 61 और 11.88 को जब जोड़ते हैं तो ये 100% नहीं होता है। तो स्वाभाविक है जब ये 100% नहीं है मतलब इसमें कुछ ना कुछ और तत्व होगा। वो तत्व कौन सा होगा? तो उसको मानते हैं ऑक्सीजन। क्वेश्चन है कि कितना होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालेंगे, देखिए 100 माइनस 61 प्लस 11.88। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का जो प्रतिशत मात्रा है वो हमारा निकल आता है 27.12%। अब देख लीजिए तीनों का जो अनुपात लेंगे तो 100% निकल आएगा, जो पहले हमें 100% नहीं दिया गया था। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है कि इसका मूलानुपाती सूत्र, तत्व का प्रतिशत मात्रा वगैरह हमें इसमें दे दिया गया है, तत्व का प्रतिशत मात्रा, वाष्प घनत्व, और हमें ज्ञात करना है उसका क्या ज्ञात करना है? तो अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालेंगे? देखिए हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पर एक चार्ट देखिए, इस चार्ट के अनुसार समझिए। पहला तत्व हमें दिया गया है कार्बन, जिसका प्रतिशत मात्रा है 61, हमें प्रश्न में दिया गया है, और उसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो उसका हम जब आपेक्षिक द्रव्यमान, इसको क्या बोलते हैं? आपेक्षिक द्रव्यमान, याद रखिए आपेक्षिक द्रव्यमान, जिसको हम कैसे निकालेंगे? प्रतिशत मात्रा बटे परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए 61 बटे 12, इसको जब किए तो ये माना गया 5.08। तो हमें क्या मिल गया? उसका आपेक्षिक द्रव्यमान। उसी प्रकार दूसरे तत्व का देखते हैं, हाइड्रोजन, जो हमें दिया गया है 11.88%, और उसका परमाणु द्रव्यमान हमें मालूम है हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो उसको फिर से हम देखते हैं, उसका आपेक्षिक द्रव्यमान 11.88 बटे 1, उसका मान आ गया हमारा 11.88। इसी प्रकार हमें तीसरे तत्व भी मिला, वो कितना है? 27.12%। अब इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ऑक्सीजन का? तो हमें मालूम है 16, इसको हमने क्या किया? 27.12 बटे 16, तो ये मान हमें आ गया 1.7। अब हमें क्या करना है? परमाणुओं में अनुपात निकालना है। ये तो हो गया उसका आपेक्षिक अनुपात कह सकते हैं इसको। तो परमाणुओं का अनुपात निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे परमाणुओं का अनुपात? जो मान हमें यहाँ पर आपेक्षिक द्रव्यमान प्राप्त हुआ है, उस आपेक्षिक द्रव्यमान को, देखिए 3 तत्व हैं, तो उस अपेक्षित द्रव्यमान को जो सबसे छोटा मान प्राप्त हुआ है, प्रत्येक को उस छोटे मान से डिवाइड कर देते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है हमारा परमाणुओं में अनुपात। देख लीजिए सबसे छोटा मान कौन सा है? 1.7। उस 1.7 को प्रत्येक के साथ डिवाइड किया गया है, 5.08 बटे 1.7। इसी प्रकार 11.88 बटे 1.7, इसी प्रकार 1.7 बटे 1.7। तो जब इनको कैलकुलेशन किया गया तो इनका जो मान आ गया सरल पूर्णांक में, इसका कार्बन का सरल पूर्णांक आ गया 3, इसी प्रकार हाइड्रोजन का 7, और इस प्रकार ऑक्सीजन का 1। तो इस प्रकार से हम जब इनको प्रत्येक तत्व के साथ रखते हैं तो इसका मूलानुपाती सूत्र निकल आता है, और क्या निकलेगा? CH और O, 3 तत्व दिए गए हैं, तो मूलानुपाती सूत्र का अनुपात क्या क्या मिला है? C3, हाइड्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का 1। तो ये हमें प्राप्त हो गया C3H7O, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। क्या मिल गया? यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र के बाद हमें इसका क्या निकालना है? अणु सूत्र। तो हम जानते हैं कि अणु सूत्र निकालने के लिए पहले हमें मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का कितना है? 3 × 12 प्लस हाइड्रोजन का है 1 × 7 और ऑक्सीजन का है क्योंकि एक ही है तो 16। तो इन सब को जब जोड़ते हैं तो ये मान आ जाता है इसका, क्या आएगा? 59। तो इस प्रकार से हमें मूलानुपाती सूत्र, और ये क्या है? मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ये 2 मान हमें प्राप्त हो गए। अब हमें ज्ञात क्या करना है?
तो मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान भी हमें ज्ञात हो गया। और अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अणु सूत्र बराबर क्या होता है, संबंध देखे थे मूलानुपाती सूत्र, उसका संबंध क्या देखे हैं, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणा n। अब हम पहले ही देखे हैं कि n का मान कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ को मिटा रहा हूं, देखिए देखिए अणु सूत्र कैसे निकालते हैं, या अणु सूत्र निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र गुणा n, और n का मान कैसे निकाला जाता है, तो अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र भाग, इससे हम n का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें अणु सूत्र जो है नहीं दिया गया है जिसको हमें निकालना है, तो एक चीज और देख लीजिए, अणु सूत्र बराबर क्या होता है, 2 गुणा वाष्प घनत्व, 2 गुणा वाष्प घनत्व। और चूंकि हम जानते हैं कि प्रश्न में हमें वाष्प घनत्व दिया गया है, तो कितना दिया गया है, 59, तो ये माना जाता है 118। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर लिए, अणु सूत्र, क्या ज्ञात कर लिए, अणु सूत्र। अब हम इसके n का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, अणु सूत्र 118 बटे मूलानुपाती सूत्र जो हमने वहां पर निकाला हुआ है 59, n का मान इससे ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2। अब इस प्रकार से हमें n इज इक्वल टू मिल गया 2, और इस n के सहायता से हम यहाँ पर अणु सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या है, C3H7O1 इसका होल n। जब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखिए n इज इक्वल टू यहाँ पर हमने क्या लिया है, प्राप्त किया है 2, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, C6H14O2। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में जो दिया गया था तत्वों का प्रतिशत और तत्वों के प्रतिशत उसके वाष्प घनत्व, उसके आधार पर ये हमने निकाल लिया उसका मूलानुपाती सूत्र, और यहाँ पर हमने निकाल लिया उसका अणु सूत्र। तो इस प्रकार से अगर किसी तत्व का हमें वाष्प घनत्व या तो फिर हमें अगर n का मान दिया रहता है, तो n का मान दिया रहता है और बाकी मान भी अगर दिया रहता है, तो उसके अनुसार इस चार्ट के अनुसार प्रत्येक फार्मूले को रख करके हम उसके अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र का निकाल सकते हैं, अणु सूत्र और मूलानुपाती सूत्र हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इतने से संबंधित आपको अगर कोई भी परेशानी या समस्या आती है तो आप हमें हमारे टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट के द्वारा हमें डाउट क्लियर करा सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। अगर कोई परेशानी आएगी तो आपको उसको दोबारा वीडियो बना करके बता दिया जाएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए कल। थैंक यू।